मिल, मुझे लेक्चर होने के बाद मिल. Okay, so you're starting with the chapter number 8 as we discussed in the last lecture. Reason being, as I've said, in the recent exams, the weightage for chapter number 8 and 9 has increased. If you see the question papers also, generally for the first 3 chapters that we have completed, weightage as compared to the last, I can say 3 chapters is less. Definitely chapter number 7, 8, 9 weightage has more, but chapter number 8 and 9 are not linked with the first 6 chapters. The first 3 chapters were linked. Chapter 4 was separate independent chapter. Fraud. Chapter number 5, 6, 7, all 3 are linked with each other. They refer to the provisions given in Companies Act. Chapter number 5, 6, 7. Just one part, Companies Act. Apart from Companies Act, there are other many laws which have been explained in chapter 5, 6, 7, like Money Laundering Act is there. Then Foreign Exchange Management Act is there. Then COFE POSA. You may have heard about the word COFE POSA. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. That act also will be studying. Many other different laws, but more focus is on the provisions of Companies Act 2013 in chapter number 5, 6, 7. This chapter number 8 and 9 are again independent chapter. We'll be studying this first, chapter number 8, and after that chapter number 9. Chapter number 8, नाम देखोगे crisis management, one part, risk and liability mitigation, second part. The first thought that comes to mind, crisis management. I want to know from you people, what is crisis management? Because you all have studied risk management. You are a very good student, expert students of risk management. So you should be in a position to tell me if there is a risk management approach, then what is crisis management? अनवांटेड इवेंट्स अगर हो जाते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करें, ओके, कैसे टैकल करें क्राइसिस में. देन व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? इफ दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट, देन व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? इफ are the two terms same? No, definitely they are not same. Then what is the difference between crisis management and risk management? क्या रिस्क मैनेजमेंट? अच्छा, हम ये देखते हैं कि रिस्क आ सकता है, ठीक है, रिस्क में. अच्छा, तो यूनियन का स्ट्राइक या फिर फायर ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? अच्छा, पता होता है ये होगा, ओके. उसका चांसेस कितने टाइप्स ऑफ रिस्क है? बहुत सारे, सिर्फ 2 ही टाइप्स ऑफ रिस्क है, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, वो सब टाइप्स है. देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट ये रिस्क आ सकता है, वी प्रेडिक्ट क्या हो सकता है, इसलिए उसको इन एडवांस में हम क्या करते हैं, प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिव मतलब इन एडवांस हम उसके लिए स्टेप्स लेते हैं कि ऐसा ना हो. क्राइसिस मैनेजमेंट एग्जैक्टली उल्टा है. जब हो जाता है, जब कोई इवेंट हो जाता है, उसका जो रिएक्शन है, वो उस रिएक्शन को हम किस तरह से दें, उसे हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने कहा बारिश का सीजन है, बेटा गाड़ी धीरे धीरे चलाओ, बाइक पे जा रहे हो तुम, गाड़ी स्कीड हो सकता है. तुमने ध्यानपूर्वक गाड़ी एकदम धीरे धीरे मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और गाड़ी एकदम धीरे धीरे चलाई. तुमने क्या किया? रिस्क मैनेजमेंट किया. पर तुम गाड़ी से स्कीड हो गए और गिर गए, उस वक्त तुम अपने आप को कैसे संभालते हो, उसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट.
पापा मम्मी ना डांटे, इसलिए जो पहले से आप स्टेप्स ले लेते हो होता है रिस्क मैनेजमेंट। बट जब आपकी चोरी पकड़ी जाते हैं उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो, उसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, पहले इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड क्राइसिस मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ रिएक्शन टू द इवेंट दैट हैज ऑकर्ड। डेफिनेटली आपने जैसे कहा स्ट्राइक्स वगैरह ये इवेंट्स है जिसकी वजह से हम कम खास करके कॉर्पोरेट्स में क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं मैटर और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन गया इन टूडेज 21st सेंचुरी व्हेन एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया एंड विद अ स्मॉल मिस्टेक ऑफ अ कंपनी the company can go nowhere. The best example is Snapdeal. I don't know how many of you are aware of this. Snapdeal ये जो कंपनी है, फ्लिपकार्ट और Amazon जैसा ई कॉमर्स जायंट है, देखो कितने स्टूडेंट्स को पता भी नहीं। हाँ, बट एक ज़माना ऐसा था कि पहला Amazon के बाद सेकेंड नाम स्नैपडील का आता था। फ्लिपकार्ट वॉज नोवेयर इन द रेस। बट एक गलती स्नैपडील की, इनफैक्ट उनके ब्रांड एम्बेसडर की, दैट इज आमिर खान, उनका एक स्टेटमेंट स्नैपडील कंपनी को डुबो ले गया। स्नैपडील कंपनी ने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और आमिर खान ने 2015-16 में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भारत में रहना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और भारत में रहना ये इट इज़ नॉट असहिष्णुता, मतलब इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट फीलिंग secured to live in India। और उनके स्टेटमेंट को लेकर entire we can say Indian people took that seriously and they decided to boycott all the products which Amir Khan endorses, and Snapdeal was the target in it. Now many people say it was a proper plan by the other e-commerce companies, but whatever it may be, Snapdeal company डूब गई, एक गलती। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर चुके हैं शायद से, मैंने मैगी का एग्जाम्पल दिया था नेस्ले का, कि किस तरह से नेस्ले ने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट, अपने उस मैगी के खिलाफ जिस तरह का प्रोटेस्ट और बगावत हो रहा था उसको हैंडल किया था। करेक्ट। फिर अभी रिसेंटली आपने अगर सुना है कि आई डोंट नो, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो जिनका स्टॉक मार्केट में जुबिलेंट फूड के नाम से लिस्टेड कंपनी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो कंपनी है उनका जुबिलेंट फूड्स कहते हुए एक लिस्टेड कंपनी है, और डोमिनोज पिज़्ज़ा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि उनके यहाँ पे जो कस्टमर्स का डाटा है वो डाटा क्या हुआ है, ब्रीच हो गया है, लीक हो गया है। अब उस कारण डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो स्टॉक प्राइस है वो क्या हो गया था, मार्केट में नीचे आ गया था, बिकॉज कस्टमर्स डाटा ब्रीच इज ऑल्सो सीरियस वायलेशन। फेसबुक पर आए दिन इल्ज़ाम लगते हैं। सो यू ऑल in your day-to-day life have come across some examples wherein you have seen companies reacting to that particular situations. Crisis management का एक और अच्छा एग्जाम्पल आप मुझे पूछोगे तो जब 26/11 का हमला हुआ था तो ताज होटल पर जो हमला हुआ था उस वक्त टाटा ग्रुप ने और खास करके रतन टाटा ने उस क्राइसिस वाली सिचुएशन में जिस तरह से अपने पूरे ग्रुप को, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट दिया, इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, 3 दिन तक 26/11 के हमले में 3 दिन तक जब हमला वहाँ पे चल रहा था ताज होटल के अंदर, रतन टाटा वॉज आउटसाइड ऑफ द होटल फॉर दैट 3 days 24/7 डे एंड नाइट along with the other definitely soldiers and policemen. The person like Ratan Tata was there outside day and night. You can Google out later on. And after the incident got over, he along with one of his managers of that hotel, Krishna Kumar Chandrasekharan, they were the first to enter the hotel to see what happened exactly. And if you just read his statements, whoever suffered injuries, whoever died, all the employees were taken care of. If an employee at the age of 35 had died in that incident, and if his retirement age was 58, his family was paid the salary of the next 24 years in advance. So that is something. Crisis management was handled by Ratan Tata. So definitely there are many other incidences, examples. We can say सत्यम का जो स्कैम हुआ था, सत्यम फियास्को,
उस सत्यम फियास्को, उस क्राइसिस को, सत्यम कंपनी के उस क्राइसिस को ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना ही मैनेजमेंट, ना ही शेयर होल्डर्स ठीक से हैंडल कर पाए और सत्यम कंपनी को बेचना पड़ा in the hands of Mahindra, Tech Mahindra, and it became Mahindra Satyam. So, in today's 21st century, crisis management has become a very important activity or task in every corporate. So, wherever you go as a company secretary in practice or in job, you will come across such kind of term crisis management. So, हाँ बोलो. Yes, definitely. लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से कंपनीज कुछ बंद हो गई, उसको कहते हैं स्मोल्डरिंग क्राइसिस. मतलब स्मोल्डरिंग क्राइसिस में ऐसा होता है, आग नहीं लगती है बट धुआं उठता है, समझ रहे ना. तो स्मोल्डरिंग क्राइसिस, कोविड-19 बेस्ट एग्जांपल है. काफी कंपनीज उसमें बर्न आउट हो गई. विल बी डिस्कसिंग दैट. तो क्राइसिस मैनेजमेंट ये टर्म के बारे में आपको समझ रहा है. देन आप देखना यहां पर दिया क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद उन्होंने दिया प्रोफेशनल लायबिलिटी, जो मैं इसमें पढ़ा प्रोफेशनल लायबिलिटी. फिर D&O पॉलिसी एंड अदर रिस्क मिटिगेशन अप्रोच. ये चार ही टर्म्स है. ये फैमिली ट्री ऑफ कांसेप्ट्स इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट के अलग इंसिडेंसेस दिए. इट हैज गॉट नो लिंक. प्रोफेशनल लायबिलिटी. नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल लायबिलिटी? एनीवन एनी आइडिया व्हाट इज प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस. तुम जो बता रही हो कि एक प्रोफेशनल के हाथ से कोई गलती हो गई तो उससे जो कंपनी को नुकसान होगा, उस नुकसान से बचने के लिए कंपनी उसके नाम से जो इंश्योरेंस लेती है उसे इंडेमनिटी कहेंगे हम. इंडेमनिटी इंश्योरेंस. प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या थोड़ा सा अलग है. डॉक्टर्स, ऑल द प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, you all are aware, section 146 of the Companies Act 2013, 147 to be precise, 147 which talks about बोलो punishment for auditors, section 147. तो हम देखते हैं कि ऑडिटर्स के ऊपर अगर उन्होंने 25 लाख तक का जुर्माना, आपने पढ़ा है कि नहीं ऑडिटर्स के पनिशमेंट सेक्शन 147, या उनका जितना रेम्यूनरेशन था उसका 3 times या 5 times. What I mean to say is that जब एक डॉक्टर की हाथ से निग्लिजेंटली, क्या बता रहा हूं मैं, डॉक्टर के हाथ से निग्लिजेंटली पेशेंट को कुछ नुकसान पहुंच गया और पेशेंट के रिश्तेदारों ने या पेशेंट ने डॉक्टर पर क्लेम किया, उस क्लेम से हो सकता है डॉक्टर के पर्सनल एसेट्स खत्म हो जाए. तो डॉक्टर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो इंश्योरेंस लेते हैं वो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस. सेम थिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑल अदर प्रोफेशनल्स. तो ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस किन के लिए? उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके हाथों से जाने अनजाने, केयरलेसली या निग्लिजेंटली कोई ऐसी घटना घट गई जिससे अदर पार्टी का नुकसान हो और वो अदर पार्टी उस केस में क्या करे, क्लेम करे. तो उस क्लेम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस लेते हैं. बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का इंश्योरेंस होता है, बिग हॉस्पिटल्स. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस. D&O पॉलिसी. नाउ D&O पॉलिसी में जो नंदिनी कह रही है थोड़ा बहुत आएगा. डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी. अब प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में प्रोफेशनल्स की बात की थी मैंने, या डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की बात हो रही है. मतलब इट इज मोर और लेस सेम. कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स है और ऑफिसर्स है वो इस बात से डरते, या कंपनी उनसे इस बात से डरती है कि कल को इनके हाथ से कुछ हो गया, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के हाथ से, और कुछ नुकसान हो गया थर्ड पार्टी का, जिसे मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस. मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस के लिए देयर इज अ सिविल लायबिलिटी, देयर इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी. और कंपनी थर्ड पार्टी को कॉम्पेंसेट करती है, बाद में कंपनी अपना लॉस डायरेक्टर से रिकवर करती है. तो भैया डायरेक्टर से कंपनी अगर लॉस रिकवर करने गई और डायरेक्टर के पर्सनल असेट्स उस केस में खत्म हो गए, तो कोई भी बंदा ऐसे कोई कंपनी का डायरेक्टर बनेगा क्या? तो कंपनीज क्या करती है, अपने डायरेक्टर्स के
बिहाफ पर इंश्योरेंस निकाल लेती है D&O पॉलिसी का, तो कल को ऐसा कोई क्लेम आ गया मिसस्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस ना, कंपनी ने थर्ड पार्टी को पे कर दिया, बाद में कंपनी वो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा रिकवर करेगी, तो इसमें डायरेक्टर को एक तरह का प्रोटेक्शन मिल गया। डायरेक्टर के जो पर्सनल असेट्स थे वो पर्सनल असेट्स इससे बच गए। अरे बोलो भाई, D&O पॉलिसी। फिर अदर रिस्क मिटिगेशन अप्रोच। व्हाट इज मिटिगेशन? हाँ, तो जैसे हमने ये क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लायबिलिटी, D&O पॉलिसी, इन सब में हम रिस्क कम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी रिस्क को रिड्यूस करने के अलग अलग क्या है, मेथड्स और अप्रोचेस है, जो इस चैप्टर में हमें देखने। सो दिस एंटायर चैप्टर इज गोइंग टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट वन पार्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट द अदर पार्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट देखने के बाद जो भी हम ये देख रहे हैं, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, D&O पॉलिसी, ये सब क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है। दिस ऑल रिस्क मैनेजमेंट ना, सब लोग समझ रहे ना? सो क्या करते हैं, पहले मॉडल में आकर ये क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर जो डिस्कशन दिया है वो पढ़ते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेकहोल्डर्स एंड द मेथड्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद दिस थ्रेट्स। क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेकहोल्डर्स एंड द मेथड्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद दिस थ्रेट्स। अगर हम इसको रिस्क मैनेजमेंट से जोड़ेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेकहोल्डर्स एंड द मेथड्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद दिस थ्रेट्स। Let us complete now. Due to unpredictability of global events, organizations must be able to cope with the potential for drastic changes in the way they conduct business. Crisis management often requires decisions to be made within a short time frame and often after an event has already taken place. In order to reduce uncertainty in the event of crisis, organizations can often create a crisis management plan. तो हम कहेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें कंपनी पहले से प्लान करके रख रही है। अरे बोलो भाई, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद अ डिसरप्टिव एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट थ्रेटन्स टू हार्म द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स स्टेकहोल्डर्स। रिस्क मैनेजमेंट में small risk, serious risk, less serious risk, tolerable risk, risk handle, yes or no, risk transfer, ऐसा होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट या क्राइसिस वाली सिचुएशन ऐसी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकती है? तबाह कर सकती है। उन्होंने दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस by which an organization deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organization or its stakeholders. The study of crisis management originated with large-scale industrial and environmental disasters in the 80s, the Bhopal gas tragedy. I hope you all are aware. भोपाल गैस लीक डिजास्टर, जिस तरह से उस भोपाल शहर के बीचों बीच यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और यूनियन कार्बाइड कंपनी के उस गैस चेंबर से रात के समय मीथेन गैस लीक हो गया गैस चेंबर से, और क्योंकि केमिकल कंपनी थी, शहर के बीचों बीच थी, रात का मिडनाइट के बाद अगर गैस चेंबर से वो मीथेन गैस लीक हो गया तो नेबरहुड और सराउंडिंग में जो भी बस्ती थी, जो भी नेबरहुड था, लोग जो सोए हुए थे, उन्होंने नींद में ही गैस को इनहेल कर लिया, और इनहेल करके काफ़ी लोग तो नींद में ही क्या हो गए, चल बसे। कुछ लोग 47 या 74 पीपल हैड डाइड एंड थाउजेंड्स हैड गॉट डिसेबल्ड। कहने का मतलब क्या, उस ट्रेजेडी के बाद हम कह सकते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडिया में हम कह सकते हैं रियल, अगर आपने पढ़ा है एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, 1970, ये सब उसके बाद आए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो उन्होंने दिया, द स्टडी ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड इन 1980s, इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन पब्लिक relations. Any business, large or small, may run into problems that may negatively impact its normal course of operations. Crises such as fire, death of a KMP, terrorist attack, data breach, natural disasters, management disputes, litigations, and or regulatory actions can lead to tangible and intangible costs to a company in terms of lost sales, customers, and decrease in the firm's net income. Very simple. We have discussed few examples of those over there.
Businesses that effectively put a business continuity plan in place in case of unforeseen contingencies can mitigate the effects of negative event that occurs. Businesses that effectively put a business continuity plan in place. The process of having a continuity plan in place in the event of a crisis is known as crisis management. अगर फ्लाइट में सफ़र करते हो तो फ्लाइट का सफ़र स्टार्ट होने से पहले कभी सफ़र किया है तो वो जो एयर होस्टेस होता है वो आपको बोलती है आप कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए, किसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में करते ना ऐसा, नहीं पता आपको? हाँ, तो ये जो बताते हो कि भैया विमान के जो एरोप्लेन फ्लाइट के जो विंग्स है वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है और नीचे दी हुई लाइट की मदद से आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किस लिए देते हैं? वो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए वो इंस्ट्रक्शन होता है ना। मैक्सिमम लोग उस वक्त गप्पे मार रहे होते हैं, हाँ उसका चल रहा है चलने दो। द प्रोसेस ऑफ एग्जाम्पल में एक्सेप्शंस कुछ होते हैं विक्रम की तरह जो पूरा ध्यान से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ कंटिन्यूटी प्लान इन प्लेस इन द इवेंट ऑफ अ क्राइसिस इज नोन एज क्राइसिस मैनेजमेंट। हाँ हाँ, वो नहीं समझा तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। In order to have a business continuity plan in the aftermath of a crisis, most firms start by conducting risk analysis on the operations. Risk analysis is the process of identifying any adverse event that may occur and the likelihood of the events occurring. तो भैया कंटिन्यूटी प्लान अगर आपको चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट में, तो कंटिन्यूटी प्लान के लिए आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? रिस्क एनालिसिस करना है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है तो रिस्क मैनेजमेंट में पहला रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद रिस्क एनालिसिस है। रिस्क एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी एडवर्स इवेंट दैट मे ऑकर एंड द लाइकलीहुड ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग by running simulations, model runs, and random variables with risk models such as scenario tables. A risk manager can assess the probability of a risk occurring in the future, the best and worst case outcome of any negative event, and the damage that the company will incur should the risk actually happen. For example, a risk manager may estimate that the probability of a flood occurring within a company's area of operation is very high. The worst case scenario of a flood will be destroying the company's computer system and hard drives, thereby losing pertinent data on customers, suppliers, and ongoing projects. Once risk manager knows that what she or he is dealing in terms of possible risk and the impact to a firm, a plan is developed by the crisis management team to contain any emergency if and when it becomes a reality. So risk analysis के बाद क्या करना है? रिस्क एनालिसिस करने के बाद क्या करना है? प्लान बनाना है ना, प्लान डेवलप करना है। So क्या दिया? Once risk analysis is done, I'll say risk analysis क्यों करना है? To determine the impact of the risk on possible risk on the firm. Plan is developed by the crisis management team to contain any emergency if and when it becomes a reality. Following the example above, in which a company faces a high probability of a flood damage, a backup system for all computer systems might be created. Backup होता है ना? Even NSE and BSE का backup है. Do you know? NSE और BSE दोनों कहाँ पर है? मुंबई में। 26/11 का हमला हुआ मुंबई। कल को अगर ऐसे आतंकवादी हमला हो गया NSE की बिल्डिंग में और BSE की बिल्डिंग में, लाइव मार्केट के वक्त, तो क्या करना है? क्या करना है भाई? इससे तो नुकसान हो सकता है, ऐसा ना हो इसलिए अगर ऐसा हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई, तो NSE और BSE ने अपना बैकअप रखा हुआ है चेन्नई में। कहां पे रखा है? द मोमेंट सच इंसिडेंट्स हैपेंस, सपोज इन मुंबई, ऑटोमेटिकली द चेन्नई बैकअप विल बिकम एक्टिव एंड मार्केट विल रन and situations will be handled over there. So what they are trying to say, following the example above, in which a company faces a high probability of a flood damage, a backup system for all computer systems is already created. This way, if a flood occurs that affects the company, it will still have a record of its data and work processes stored.
Although businesses might slow down for a short period of time while the company purchases new computer equipment, business operations will not be completely halted. By having a crisis resolution in place, a company and its stakeholders can prepare and adapt well to sudden, unexpected and adverse development. अभी तक के डिस्कशन में हमने देखा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस जरूरी है, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस के बाद आप क्राइसिस मैनेजमेंट करते हो, फिर एक्शन प्लान बनाते हो. आगे दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली द सेम थिंग एज risk management. Unlike risk management, which involves planning for events that might occur in future, crisis management involves reacting to negative events during and after they have occurred. होने से पहले, होने के बाद, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वैसे बोलते हैं. होने से पहले क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट. होने के बाद क्या? होने के बाद कोई भी घटना, कोई भी घटना. तुम समझदार हो, मुझे पता है, बट मैं तुम्हारी तरफ इस तरह देखता हूँ ताकि भाई तुम अगर कोई क्वेरी लेके आते हो तो मैं सुन लूँ, बाकी तुम समझदार हो. समझा? ऐसी बात है, उसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम्पल खुद बना लेता है अपना. An oil company, for example, may have a plan in place to deal with the possibility of an oil spill, but if such a disaster actually occurs, the magnitude of the spill, the backlash of public opinion, and the cost of cleanup can vary greatly and may exceed expectations. I don't know कितने लोगों को पता है 1988-89 में गल्फ वॉर हुआ था. गल्फ वॉर ईरान और इराक के बीच में, ईरान एंड इराक के बीच में. उस वक्त जो भी समंदर था गल्फ वॉर में, उस सारे समंदर में ऑयल स्पिल कर दिया था इराक ने. उनके पास क्रूड ऑयल है ना, स्पिल कर दिया था, तो पूरे समंदर के अंदर के जो जीव जंतु, आप इमेजिन करो, एवरीवन डाइड. वो गल्फ वॉर जो हुआ था, आई जस्ट गॉट दैट एग्जांपल इन माइंड. फिर वैसे ही इंडिया में ओएनजीसी कंपनी, पता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. उनका अरेबियन सी के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन यूनिट है, ऑयल रिफाइनरी है अरेबियन सी के अंदर. तो वहां पर भी आग लग गई थी पानी के अंदर, बीचों बीच नीदर यूनिट में. तो एंटायर ऑयल स्पिल हो गया था अरेबियन सी के ऊपर काफी दिनों तक. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, जो एग्जांपल दिया है उन्होंने दिया है कि भैया एक ऑयल कंपनी है, उसके पास प्लान हो सकता है कि ऑयल स्पिल हो गया तो कैसे डील करना है. बट अगर वाकई में ऐसा हो गया, अगर वाकई में ऐसा घटना घट गई, ऑयल स्पिल हो गया, तो उसका इंपैक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, लोगों का उसके ऊपर का रिएक्शन, उसका खर्चा, इसको एस्टिमेट करना इन एडवांस मुश्किल है. कभी कभी हो सकता है ये बात अननोटिस चल जाए, कभी कभी हो सकता है पब्लिक उसको ज्यादा रिएक्ट कर ले. अरे बोलो भाई. क्राइसिस कैन आइदर बी सेल्फ इंक्लाइंड और कॉज्ड बाय external forces. Examples of external forces that could affect an organization's operations include natural disasters, security breaches, false information about a company that hurts its reputation. Self-inflicted crises are caused within organization, such as when an employee smokes in an environment with hazardous chemicals, opens or downloads questionable files on an office laptop, offers poor customer service that goes viral online. हुआ था ना जोमेटो का बेंगलोर में, एक डिलीवरी बॉय ने, बाद में कोई स्टोरी अलग ही सामने आई. वो जो लड़की थी जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मुझे मारा पीटा, तो पता चला क्या उस लड़की को आदत थी ऐसा फ्री में खाना खाने की. डोमिनोज पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा कुछ तो ऑर्डर किया था ना उसने जोमेटो से. तो ऑफन पुअर कस्टमर सर्विस दैट गोज वायरल ऑनलाइन, और एन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कुकिंग द बुक्स. डोंट टेक इट इधर, कुकिंग में वाकई में उसको कुक नहीं करते. Internal crisis can be managed, mitigated or avoided if a company enforces strict compliance guidelines and protocols regarding ethics, policies, rules and regulations among employees. ये आपने business ethics chapter में भी पढ़ा होगा. Different types of ethics में ethics by malevolence, ऐसा कुछ तो
वर्क प्लेस एथिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एंड एथिक्स चैप्टर है ना आपका गवर्नेंस, उसके अंदर है इसका रेफरेंस. एनीवेज, सो ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट का मीनिंग हमने समझा है इस लास्ट पैराग्राफ से. व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, ये जो भी क्राइसिस है वो दो तरह के, एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस. तो अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर, तो क्या लिखना है? आपके नोट्स में आ जाओ, देखो मैंने किस तरह से दिया है वहां पर. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वो मीनिंग में दिया ना क्राइसिस मैनेजमेंट के 7 पॉइंट्स, वो 7 पॉइंट्स पढ़ लो और जो 7th पॉइंट है वहां पर उसके एग्जाम्पल्स लिख लो जो अभी हमने पढ़े हैं. पहले पढ़ लो 7, कुछ स्टूडेंट पहले 7वां पॉइंट पढ़ लेते, 1 to 7 पढ़ना है. स्क्रीन पर दिया हुआ जो पार्ट है उसको रेफर करके एग्जाम्पल लिख लो. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में एम्प्लॉय smokes in an environment with hazardous chemicals, opens or downloads questionable files on an office laptop, उतना ही लिखो. ऑफर्स पुअर कस्टमर सर्विस दैट गोज वायरल ऑनलाइन. अकाउंट डिपार्टमेंट कुकिंग द बुक्स मत लिखो. इट मीन्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो बुक्स क्या कर रहा है, हाँ मेंटेन कर रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, गलत तरीके से एंट्रीज कर रहा है. एक्सटर्नल फोर्सेस में लिखोगे नेचुरल डिजास्टर्स, सिक्योरिटी ब्रीचेस, फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी दैट हर्ट्स इट्स रेपुटेशन. बीच में हुआ था ना फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी दैट हर्ट्स इट्स रेपुटेशन. आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ एक रूमर फैला था कि आईसीआईसीआई बैंक बैंकरप्ट हो रहा है. और आई रिमेंबर ये 2008 के वक्त था जब वो यूएस का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था ना यूएस में. 2008 में मॉर्गेज क्राइसिस जो वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ ये अफवाह फैलाई थी किसी ने. रीजन वाज आईसीआईसीआई बैंक का यूएस की जो एक कंपनी थी लेमन ब्रदर्स एंड मेरिल लिंच, लेमन ब्रदर्स जो बैंकरप्ट हो गया था, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने काफी फाइनेंस किया था, लोन दिया था, और वो बैंकरप्ट हो गया था. तो इस तरह से रूमर फैली. टेक माय वर्ड्स, 2007 तक ये रूमर आने से पहले तक आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक बोथ वेर रनिंग पैरेलली इन बिजनेस. इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक वाज अहेड ऑफ एचडीएफसी बैंक. क्या बोल रहा हूं मैं? ICICI Bank was ahead of HDFC Bank because ICICI Bank had all the premium customers, the big HNI clients with it. इस न्यूज़ के बाद लगभग साल 1.5 साल तक वो जो घटना घटी, उसके बाद 1 साल 1.5 साल तक ICICI Bank lost most of its big HNI clients, premium customers to HDFC Bank because many big HNI clients shifted to HDFC Bank because of this news. ICICI Bank thereafter conducted an investigation of this particular rumor and it was found that this rumor had come out from Chennai. उस वक्त ICICI Bank को शाहरुख खान SRK
जो ICICI बैंक के कस्टमर भी थे, तो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर कहते हुए ICICI बैंक को लाना पड़ा, और उन्होंने टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, कमर्शियल, सब जगह ऐसा दिखाया कि माय बैंकिंग इज विद ICICI बैंक, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर्ड, सो नथिंग टू वरी एंड ऑल दैट. बट छोटी सी गलती, rumors can destroy the bank. Anyways, I hope you understood crisis management. ये जो दिया टाइमलाइन ऑफ फॉर्मल क्राइसिस मैनेजमेंट, ये हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ क्राइसिस क्या लिखा है? नेचुरल क्राइसिस. अब नेचुरल क्राइसिस में हम सीधा एग्जांपल देखते हैं. डिस्टर्बेंसेस इन द एनवायरमेंट एंड नेचर लीड टू नेचुरल क्राइसिस. तो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस एंड नेचुरल डिस्टर्बेंसेस विल लीड टू नेचुरल क्राइसिस लाइक टॉर्नेडोज, अर्थक्वेक्स, hurricanes, landslides, tsunamis, flood, drought, all result in natural disaster. मेरे हिसाब से आप ये लिख भी सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस हम कहते हैं वेबसाइट हैक हो गया, ऐप डाउनलोड, ऐप के अंदर इश्यूज आ गए, तो उन्होंने दिया है रिजल्ट ऑफ फेलियर इन टेक्नोलॉजी, problems in the overall system lead to technological crisis, breakdown of machines, corrupted software and so on give rise to technological crisis. Confrontation crisis, ये झगड़े की वजह से होता है. क्या दिया है? Arise when employees fight amongst themselves, individuals do not agree to each other and eventually depend on non-productive acts like boycotts, strikes for indefinite periods and so on. In such a type of crisis, employees disobey superiors, give them ultimatum and force them to accept their demands. Internal disputes, ineffective communication and lack of coordination give rise to confrontation crisis. ये important है इसमें. And employees fight among themselves. Crisis of malevolence. ये आपको ethics में ना, ethics of malevolence. Crisis of malevolence. Organization face the crisis of malevolence when some notorious employees take the help of criminal activities and extreme steps to fulfill their demands. Acts like kidnapping, companies officials, false rumors all lead to crisis of malevolence. वो एक मूवी आई थी वेनेसडे. हाँ ना वो आगे आएगा. क्या दिया है? ये क्या हो रहा है? मेलेवलेंस क्या है? ये मैलाफाइड एक्ट है, मैलाफाइड, उसे वहां से ये वर्ड आया. मैलाफाइड मतलब क्या? विद रॉन्ग इंटेंशन, विद रॉन्ग मोटिव, उससे ये वर्ड आया मेलेवलेंस. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, जब कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, क्या क्रिमिनल एक्ट, उसमें मेलेवलेंस आता है. जो करप्शन है वो मैनेजमेंट के करप्शन, मैनेजमेंट क्राइसिस ड्यू टू मैनेजमेंट एथिक्स, मैनेजमेंट वैल्यूज, उससे आएगा, वो अलग आएगा. क्या दिया है उधर? क्रिमिनल एक्टिविटीज मेलेवलेंस में. एग्जाम्पल, एक्ट ऑफ किडनैपिंग कंपनी ऑफिशियल्स. क्लियर? क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स, इसमें करप्शन आएगा. ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स क्या दिया उन्होंने? अलग अलग एग्जांपल्स दिए आगे नीचे. Crisis of organizational misdeeds arise when management takes certain decisions knowing the harmful consequences of the same towards the stakeholders and external parties. In such a case, superiors ignore the after effects of strategies and implement the same for quick results. Crisis of organizational misdeeds can be further classified into following three types. पहले क्या दिया? Crisis of skewed management values. Now what is the skewed? Crisis of skewed management arises when management supports short-term growth and ignores broader issues. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज और वर्कर्स को आफ्टर द वर्किंग आवर्स भी काम करने के लिए कहना, उनके हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में ना सोचना, उनको टारगेट्स और डेडलाइंस देते हुए उनको कोर्स और मेंटली प्रेशराइज करना, उसे फुलफिल अकम्प्लिश करने के लिए. वो मैनेजर इसलिए कर रहा है बिकॉज उसे क्या चाहिए? उसका प्रमोशन, उसका इंसेंटिव, उसका बोनस. स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज. अब देखो, खास करके जो फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंक्स के अंदर जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट, जिनको हाउसिंग लोन या क्रेडिट कार्ड्स या इनको मंथली टारगेट होता है, वो मंथली टारगेट अगर फुलफिल ना हो तो उनका बोनस इंसेंटिव रुक जाता है. तो मैनेजर क्या करता है? अक्सर अपने अंडर की जो टीम है, उस टीम को ऊपर क्या करता है? प्रेशर लाता है, उन्हें आफ्टर टाइम काम करने के लिए बोलता है, बिकॉज उसे ग्रोथ चाहिए. तो ये जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म जो इश्यूज है उसको इग्नोर करना, उसे हम कहते हैं स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज. समझ रहे सबको? देन क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन. डिसेप्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऐसे एडवर्टाइजमेंट देना जो फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन. वो आता है ना बीच में, अभी वो बंद हो गए थम्स अप के एड में,
वो ऐसे ऊपर से कूदता था नीचे, पानी में से गाड़ी चलाता था टू व्हीलर, एक थम्स अप की बोतल के लिए। ये तो दिखाया था ना कुछ, ठंडा, हाँ, डर के आगे, वो तो माउंटेन ड्यू का, डर के आगे, ये है थंडर, ऐसे कुछ तो। ऑर्गेनाइजेशंस फेस क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन। वो बीच में महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे तो वो टू व्हीलर के ऊपर, टीवीएस के टू व्हीलर पर ऐसे 8-10 प्लेयर को बिठा के लेके जा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जिंदगी में टीवीएस का बाइक नहीं चलाया होगा, उनके पास बाइक कम से कम 15-20 लाख का एक बाइक है, और टीवीएस का बाइक है 70,000 लाख रुपए का, वो बाइक के ऊपर 15 क्रिकेटर को बैठ के चला रहे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बड़ो organizations face crisis of deception when management purposely tampers data and information. Management makes fake promises and wrong commitments to the customers. Communicating wrong information about the organization and the products leads to crisis of deception. जो मैंने कहा misleading advertisements. फिर आगे दिया crisis of management misconduct. Organizations face crisis of management misconduct when management indulges in deliberate acts of, तुम्हारा example, corruption. Acts of illegality like accepting bribes, passing on confidential information and so on. एक मूवी आई थी कॉर्पोरेट, आपने देखी? आई डोंट नो, मूवी का नाम ही कॉर्पोरेट है। हाँ, उस मूवी में बिपाशा बसु जिस कंपनी में काम करती हो, अपन अपने कंप्यूटर कंपनी के सीक्रेट्स कैसे चुराना है उसका प्रॉपर उस मूवी में डेमो देती है। और काफ़ी कंपनीज में इस तरह से वो होता है जो उन्होंने प्रैक्टिकली उस मूवी में दिखाया है। तो मैनेजमेंट मिसकंडक्ट, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, पासिंग ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। आपने वो, अगेन मैं वो बार बार वही डिस्कशन करता हूँ, छोड़ो, आपने पढ़ा है एथिक्स में, वही एथिक्स के अंदर है ना क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते, क्राइसिस ड्यू टू वर्क प्लेस वायलेंस। ये जो अक्सर वर्क प्लेस वायलेंस में हम कहते हैं कभी अभिनंदन या विक्रम की लड़ाई हो जाती है, या फिर कभी ओमकार की, और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, नंदिनी विक्रम, अच्छा तुझे ज्यादा पता है वो, नंदिनी वर्सेस अदर्स। तो such type of crisis arise when employees are indulged in violent acts such as beating employees superiors in the office premises itself. हालांकि एम्प्लॉयज नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, बट ठीक है, आप समझ गए। Crisis due to rumors, spreading false rumors about the organization and brand leads to crisis. जो एग्जांपल मैंने ICICI का देखा है, employees must not spread anything which will tarnish the image of their organization. Bankruptcy, a crisis also arises when organizations fail to pay the creditors and other parties. Lack of fund leads to such crisis. Crisis due to natural factors. अब ऊपर पहले एक देखा था, ये था natural crisis, और ये crisis due to natural factors, one and the same है। Disturbances and in environment and nature such as hurricanes, volcanoes, storms, floods, earthquakes, etc. result in crisis. Sudden crisis. As the name suggests, such situations arise all of a sudden and on extremely short notice. Managers do not get warning signals and such situation is in most cases beyond one's control. इसका best example क्या है? Terrorist attack. ये sudden crisis में आएगा ना, terrorist attack. Then smoldering crisis. Neglecting minor issues in the beginning lead to smoldering crisis later. Managers often can foresee crisis, but they should not ignore the same and wait for someone else to take action. Warn the employees immediately to avoid such a situation. Smoldering का मैंने क्या कहा? हाँ, but उसका मैंने डिस्कशन कैसे किया? आग लगती है, धुआं, आग नहीं लगती, सिर्फ धुआं निकलता है। Smoldering due to smoke. आग नहीं लगती है, सिर्फ धुआं उठता है। ऐसा मुझे किसी ने एक कहा था, वेरी डिस्कशन पर, कि ऐसे डिस्कशन, भाई मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है? तो उसने कहा, देख भाई, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि अगर तू उनके सारे पैसों को एक जगह इकट्ठा कर ले और आग लगा दे तो 3 महीने तक सिर्फ धुआं उठेगा, आग नहीं लगेगी। मतलब पहले धुआं उठता है ना, आग उसके बाद लगती है, तो 3 महीने तक सिर्फ धुआं लगेगा, धुआं उठेगा, 3 महीने बाद आग लगने के लिए शुरुआत होगी। टाइम पास, सीरियसली मत ले इसको, तुरंत एक जगह इकट्ठा करके ऐसा। हाँ, मुझे समझ, तो खुश रहेगा शादी के बाद, छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दे, कितना खुश रहे, कितना मैच्योर्ड बात कर रहे हो, छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दो, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिए, क्राइसिस के मैनेजमेंट के टाइप्स।
एक बार देख लो, कोई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सर इसको समझ भी नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल भी सर, एकदम ब्लैंक हूँ सर, ऐसा कुछ है तो बोलो, नहीं तो विक्रम है एग्जाम्पल देने के लिए, नहीं तो विक्रम की भाषा में छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो। बोलो। ये तो हमने डिस्कस किया क्राइसिस मैनेजमेंट, उसके टाइप्स। अब सवाल ये आता है, सर ये क्राइसिस मैनेजमेंट वाली सिचुएशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब फंस जाती है और सही ढंग से वो उस क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल नहीं कर पाती है, ऐसा क्यों होता होगा? कोई कंपनी क्राइसिस मैनेजमेंट में फंस गई और उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, ऐसा हम कब मानेंगे? कब मानेंगे कि उस कंपनी ने उस क्राइसिस वाली सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया? क्या होना चाहिए जब भी ऐसा कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले कंपनी ने? सबसे पहले इमीडिएट स्टेटमेंट, इमीडिएट स्टेटमेंट। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज के पीआर होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, पीआरओ। कोई भी ऐसी घटना घटती है, कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, घटती है, तो तुरंत उनका पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इसको मीडिया में आकर इसका एक स्टेटमेंट देता है कि ऐसी एक घटना घटी है, हम हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे कोई रिपोर्ट आएगा हम आप तक देंगे। ये उनकी तरफ से आना चाहिए। काफ़ी कंपनीज इसको सीरियसली लेती नहीं, और जब इमीडिएट स्टेटमेंट नहीं आता है, इसकी वजह से वो रूमर बढ़ जाता है। दूसरा रीजन क्या होगा? जो घटना घटी है, इमीडिएट स्टेटमेंट में कोई जो घटना घटी है, उस घटना का पूरा आपने क्या करना, डिस्क्लोजर देना जरूरी है बाद में, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या नहीं हुआ। याद है मैंने आपको जॉनसन एंड जॉनसन का एग्जांपल दिया था कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का वो जो टैबलेट था, पेन किलर टाइलनॉइल, उसको टैंपर किया था एम्प्लॉय ने, और उस 4 या 5 जो टैबलेट्स थे उसके अंदर उसने साइनाइड नाम का पॉइजन मिक्स कर दिया था। एम्प्लॉय को कंपनी से कुछ रिवेंज लेना था, और एम्प्लॉय का लास्ट डे था कंपनी में, कंपनी से वो टर्मिनेट हो रहा था, रिटायर हो रहा था, और वो 4-5 कैप्सूल्स जिन्होंने खाई उनकी डेथ हो गई। बट सारे टाइलनाइल प्रोडक्ट के खिलाफ पूरे यूएस में जब आवाज उठी, तो कंपनी ने पहले क्या कर दिया, इमीडिएट स्टेटमेंट दिया कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ है, हम सारे टाइलनाइल प्रोडक्ट को जितने भी इंडिया यूएस में हमने क्या किया, डिस्पर्स किया, उसको कॉल बैक किया। नंबर 1, हम हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तुरंत उन्होंने उसकी सच्चाई सामने लाई कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो बताया लोगों को। उसके बाद उसको लेकर उन्होंने क्या प्रोटेक्टिव स्टेप्स लिए वो भी डिस्क्लोज किया। मैं जो बोलो समझ, ट्रिपल टेट्रा पैक जिसको हम कहते हैं, ट्रिपल लेयर कोटिंग वाला उन्होंने लाया, जिससे और आपकी सेफ्टी सुरक्षा बढ़ेगी। दिस आर ऑल जिमिक्स, जैसे मैगी ने किया था सेम थिंग। यू फॉलो द पास्ट हिस्ट्री, बाकी कॉर्पोरेट्स ने किया था। तो व्हाट आई मीन टू आस्क और से इज दैट क्राइसिस मैनेजमेंट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यूजुअली एवरी बिग कॉर्पोरेट हाउस कैन गेट ट्रैप्ड इनटू ऑन अ डे टू डे बेसिस, और हुआ भी है पास्ट में। क्राइसिस मैनेजमेंट के अलग अलग केस स्टडीज है। अब देखना है यहाँ पर केस स्टडी एक है फेसबुक पे, फेसबुक साइलेंस अबाउट इट्स डाटा ब्रीच, देन शेयर फोटोज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, उन्होंने कंपनी ने फोटो अपने प्रोडक्ट्स की फोटो शेयर करने के लिए कहा था। फोटो में कुछ ऐसा हुआ था कि यमन एक देश है ना, वहां पर बच्चों को बॉम्ब से उड़ाया हुआ फोटो डिस्क्लोज हो गया था।
कंपनी नहीं, हम देखेंगे बाद में। तो इसमें क्या, आप जब किसी को कस्टमर्स को कहते हो कुछ फोटोज डालो, पिक डालो, तो उसका एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होना चाहिए कौन सा फोटो डिस्प्ले हो रहा है। इतना क्यों, हम कैसे, ये जो सिचुएशन अभी घटी है, जैसे नुपुर शर्मा, कन्हैया लाल जैसी घटना जो घटी है भारत जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, हम कैसे उस क्राइसिस वाले सिचुएशन को ना ही हिंदू लोगों ने ना ही मुस्लिम लोगों ने ठीक से हैंडल किया। सी, नुपुर शर्मा की सपोर्ट में अगर किसी हिंदू ने स्टेटमेंट दे दिया तो उसको मारा जा रहा है, और उसके रिएक्ट में हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहे हैं। जब किसी हिंदू को मारा, तो वेदर दिस सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वेदर इट इज कंडीसिव, फ्रेंडली इनफ इन इंडिया, नो। Political parties are making their own political benefits out of it, but who is being pissed off? Common man. ये भी जो हालात है अभी, definitely it is serious to think about. Some people say this is the time to get awakened. अब होश में आ जाओ. Some people say that we feel insecure, that's the reason we are reacting. So it's all chaos going on right now. What they are trying to say, क्राइसिस वाली सिचुएशन को आपको हैंडल करते आना चाहिए। केस स्टडीज का मैं बाद में बताऊंगा। उन्होंने दिया अंडर आर्मर इंक्स विंग्स एट एम्प्लॉयज ट्रिप्स टू स्ट्रिप क्लब्स। एग्जांपल, H&M, वो ब्रांड है ना H&M, यूजेस ब्लैक चाइल्ड टू मॉडल कूलेस्ट मंकी इन द जंगल। KFC's चिकन क्राइसिस, KFC कंपनी का ऐसा हुआ था पूरे US, हम वो केस स्टडीज देखेंगे बाद में। जस्ट इंग्लैंड में उनके सारे स्टोर्स में से वो जो चिकन का शॉर्टेज आ गया था, तो उन्होंने तुरंत उसको ये करते हुए डिस्क्लोजर दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, क्राइसिस, हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है, हम इसको लेकर प्रोटेक्टिव एक्शन ले रहे, हम आप तक इंफॉर्मेशन देंगे। KFC इज नोन फॉर चिकन ना, आई डोंट नो बट यू नो बेटर। KFC इज नोन फॉर चिकन, तो उनका वो मेन प्रोडक्ट है, उसको लेकर रूमर ना फैले, इसलिए उन्होंने तुरंत उस सिचुएशन को किससे हैंडल किया, यूके के अंदर, वो उसका केस स्टडी है। देन निसान कंपनी का केस स्टडी, कोको कोला का PR क्राइसिस एनवायरमेंट, सो यूनाइटेड एयरलाइंस PR क्राइसिस। से मैंने वो केस स्टडीज नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ हेडिंग पढ़े। तो ये वो सारे केस स्टडीज है जो क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर हुई है। बट इन सारे केस स्टडीज में कॉमन चीजें क्या होनी चाहिए थी, क्या किस तरह से करना चाहिए, वो आपके नोट्स में मैंने दिया है। आप देखना उधर केस स्टडीज ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या वो 7 स्टेप्स है, क्या वो 7 स्टेप्स है, 7 पॉइंट्स है जो एक कंपनी की तरफ से होने जरूरी है क्राइसिस वाली सिचुएशन में, फिर कोई भी क्राइसिस हो। क्या दिया उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट में? सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, फेलियर टू इश्यू एन इमीडिएट स्टेटमेंट। तो पहले क्या आना चाहिए? इमीडिएट स्टेटमेंट आना चाहिए। डिस्क्लोजर इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन अ क्राइसिस। तो इमीडिएट स्टेटमेंट के बाद क्या है? डिस्क्लोजर्स। It is important to engage in conversations on social media. First, be aware of how people generally feel about your company, products and policies. Carefully consider possible responses before asking for content. So, engage in conversations on social media. To keep level playing field होना चाहिए था वो, level playing field level playing field मतलब क्या? सबको, मतलब बाहर का व्यक्ति हो या कंपनी का व्यक्ति हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। इनएडवर्टेंटली मतलब क्या? अननोइंगली आपने, इनएविडेंटली शुड नॉट चाहिए था, नॉट टू, इनएडवर्टेंटली नॉट टू ऑफेंड पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, कल्चर, जेंडर्स, जनरेशन एंड व्यूज। अरे भाई, किसी भी धर्म संगठन के खिलाफ आपका कोई गलत स्टेटमेंट या बयान आना नहीं चाहिए, नोइंगली अननोइंगली। ओन अप टू इट। व्हाट इज ओन अप टू इट? जो घटना घटी है उसकी जिम्मेदारी लो, ओन अप टू इट। आउट फ्रंट उसके बारे में जानकारी दो, एंड आउटसाइज्ड उसको लेकर आपने कैसे स्टेप्स लिए वो बताओ। ऑनलाइन apologies have to be carefully crafted and should not show a lack of understanding and accountability. ये अलग अलग क्या दिया उन्होंने? 7, हम जो केस स्टडीज पढ़े ना, मैंने बताया ना हेडिंग्स, उन सारे 7 केस स्टडीज का मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये जो केस स्टडीज मैंने आपको बताया ना अभी, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। आपका होमवर्क ही वही आज क्या? ये केस स्टडीज पढ़ना, और अगले लेक्चर में सारे केस स्टडीज को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। ये केस स्टडीज पर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, और आता है तो भी उसका मॉरल्स को लेकर आएगा। मतलब
ऐसे नहीं आएगा कोको कोला की पीआर क्राइसिस में क्या हुआ था, आपको पूछा जाएगा क्राइसिस मैनेजमेंट में एग्जांपल्स दो, 3-4 क्राइसिस मैनेजमेंट की केस स्टडीज, तो आपको इन जनरल 2-3 केस स्टडीज लिखनी है। ये केस स्टडी यहाँ की लिखनी जरूरी नहीं है, यू कैन राइट एनी केस स्टडी, यहाँ की केस स्टडीज हम पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? Crisis management, what is crisis management we have discussed, how it is different from risk management we have discussed, what are the different types of crisis management we have discussed, we have also discussed this part, crisis management के case studies में आपको क्या किस तरह से situations को क्या handle करना है crisis को। अब दिया है अगला concept professional liability insurance, यहाँ पर हम आएंगे मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट, देन विल गो टू द नोट्स। ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्या बताया आपको बगैर देखे, प्रोफेशनल्स ने अपने आप को अपने किसी निग्लिजेंट एक्ट से क्लाइंट का क्लेम ना आए और आता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आए, क्या दिया, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स प्रोफेशनल्स सच एज अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड फिजिशियंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस एंड अदर क्लेम्स इनिशिएटेड बाय देयर clients. So protects professionals such as accountants, lawyers and physicians against negligence and their claims initiated by the clients. It is required by professionals who have expertise in a specific area because general liability insurance policies do not offer protection against claim arising out of business or professional practices such as negligence, malpractice or misrepresentation. What is general liability insurance? गाड़ी का एक्सीडेंट, ये जनरल इंश्योरेंस में आता है। जनरल जहां पर फिजिकल डैमेज है, ध्यान दो क्या दिया, जहां पर फिजिकल डैमेज है, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। हम देखेंगे आगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में हैव डिफरेंट नेम्स सच एज मेडिकल प्रोफेशंस का तो मेडिकल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस फॉर द मेडिकल प्रोफेशंस, एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। रिश्ता वही, सोच नहीं। एग्जाम में कल को आ गया शॉर्ट नोट ऑन एरर्स एंड ओमिशंस इंश्योरेंस, स्टूडेंट डर जाते हैं। इट इज नथिंग बट प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। मेडिकल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, नथिंग बट प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस is specific specialty coverage that is not provided under home owners endorsement in home business policies or business owners policies. It only covers claims made during the policy period. Errors and omission insurance is a type of professional liability insurance that protects companies, their workers and other professionals against claims of inadequate work or negligent actions. ये बड़े बड़े फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मगरपट्टा या नांदेड़ सिटी जैसे बड़े बड़े स्कीम्स प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट का रोड कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके अंदर अभी वो फ्लाईओवर के अंदर अगर मान लो एरर्स और ओमिशन इंश्योरेंस निकलना क्यों जरूरी है, अगर कुछ गलती हो गई कम ज़्यादा और कल को उस फ्लाईओवर की वजह से नुकसान हो गया, गवर्नमेंट मान लो वो फ्लाईओवर गिर गया, कुछ हो गया, तो जो कंपनी है वो डूब जाएगी। उसको जो कॉस्ट बनाने के लिए कंपनी ने स्पेयर किया था, कंपनी तो डूब जाएगी ना। तो इसलिए कंपनी उस फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या निकालती है, अपने वो जो कंपनी के इंजीनियर्स है जो काम कर रहे उस फ्लाईओवर के, उन सब के लिए एरर्स एंड ओमिशन निकाल लेती है। क्या दिया, इज अ टाइप ऑफ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस दैट प्रोटेक्ट्स कंपनीज, देयर वर्कर्स एंड अदर प्रोफेशनल अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ इनएडिक्वेट वर्क और नेग्लिजेंट एक्शंस। Errors and omission insurance often covers both court costs and any settlement up to the amount specified by the insurance contract. This kind of liability insurance is generally required for professional advice giving or service providing businesses. मतलब professional advice giving or service providing businesses. इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट जो खर्चा हुआ है वो नहीं, कोर्ट का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। हाँ, एंड सेटलमेंट अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट का खर्चा भी इंक्लूडेड। मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस पर भी शॉर्ट नोट आया है, एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस पर भी आया है एग्जाम में, एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ। आपको ये लिखना ही है, एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस टाइप ऑफ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। 1 मिनट दे रहा हूं, देख लो, कोई डाउट है तो बोलो मुझे क्विकली प्लीज। किसी भी पार्ट में कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। पूर्णिमा क्लियर है?
मनाली इस तरह से देख रही है जैसे कि वो लेक्चर के दौरान ही सब कुछ लर्न करके घर जाने वाली। कौन से लाइट की वजह से? तो बोलो ना फिर, बंद कर दो सर लाइट्स। क्या करना, कौन सा लाइट बंद करना? तो कर दो ना फिर। आया तो आया इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का कॉस्ट हमें पता है कितना है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ बोल बेटा। 3 पॉइंट बन रहे, कौन से 3 पॉइंट बन रहे? किस में पूछ रहे तुम? पहला पॉइंट क्या, उसका डेफिनेशन क्लियर है, पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2, उसके डिफरेंट नाम है, क्लियर है, डिफरेंट नेम। पॉइंट नंबर 3 is a specialty coverage which covers claims made during the policy period. Point number 3, policy period। ये 3 पॉइंट हुए। फिर नहीं, ये 3 पॉइंट प्रोफेशनल लायबिलिटी के हुए। एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस का पॉइंट नंबर 1, उसका मीनिंग। पॉइंट नंबर 2, इट कवर्स बोथ कोर्ट कॉस्ट एंड एनी सेटलमेंट। एंड नंबर 3, रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल एडवाइस गिविंग अ सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेसेस। 3 पॉइंट्स, उधर 3 इधर 3। और एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस के अलावा और एक कौन सा दिया? मेडिकल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, ऊपर पॉइंट नंबर 2 में कवर हो गया ना। ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, आपको कोई 8 मार्क के लिए ना ले, एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए आते हैं। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 2-3 पॉइंट के लिए 8 मार्क कैसे पूछेंगे। यू हैव टू, आगे हम देखेंगे ये प्रोफेशनल लायबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें और जनरल लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। लेट अस गो एंड प्रोसीड फर्दर। क्या दिया नेक्स्ट? हाउ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्क्स। रीड दैट जस्ट। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज, सब लोग मेरे साथ ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, स्क्रीन पर ध्यान रखना। मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पर ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर और 9 के अंदर मैं मॉडल पर ज्यादा फोकस करना वाला, खास करके 9th चैप्टर में तो एक भी लाइन मॉडल का छोड़ना नहीं, एक भी लाइन। 2 लाइन में 21 स्टेट दिया कहीं तो, और वो एग्जाम में आ जाता है 8 लाइन बनकर। मजाक नहीं करो मैं। अब जब देखोगे ये चैप्टर नंबर 9 तब आप बोलोगे यार सही सर आपने जो बोला भाई वाकई में वैसे ही। क्या दिया? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी आर यूजुअली अरेंज्ड ऑन अ क्लेम मेड बेसिस, व्हाइल व्हिच मींस कवरेज इज गुड ओनली फॉर क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। ऊपर कवर हो गया हमारा। Typical professional liability insurance policies will indemnify the insured against loss arising from any claim or claims made during the policy period by reason of any covered error, omission, or negligent act committed in the conduct of insured professional business during the policy period. Incidents occurring before the coverage was activated may not be covered, although some policies may include retroactive date, retrospective चाहिए था, retroactive date, retrospective कहता ना मुझे, ठीक है माफ कर देते हो। कवरेज डज नॉट इंक्लूड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, हाँ ये लिख सकते हो, कवरेज डज नॉट इंक्लूड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लीगल लायबिलिटी अंडर सिविल लॉ, ओनली दोज लिस्टेड इन द पॉलिसी। ये चौथा पॉइंट हो गया। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस का 4th पॉइंट ना, ऊपर के 3 के अलावा साइबर लायबिलिटी कवरिंग डाटा ब्रीच एंड अदर टेक्नोलॉजी इश्यूज मे नॉट नेसेसरली इंक्लूडेड इन कोर पॉलिसीज। हाउएवर इंश्योरेंस दैट कवर्स डाटा सिक्योरिटी एंड अदर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज इज अवेलेबल एज अ सेपरेट पॉलिसी। Some professional liability policies are worded more tightly than others. While a number of policy wordings are designed to satisfy stated minimum approved wording, which makes them easier to compare, others differ dramatically in the coverage they provide. For example, breach of duty may be included if the incident occurred was reported by the policyholder to the insurer during the policy period. Wordings with major legal differences can be confusingly. For instance, coverage for negligent act, error, or omission indemnifies the policyholder against loss or circumstances incurred only as a result of any professional error, or omission, or negligent act. The modifier negligent does not apply to all 3 categories, though any non-legal reader might assume that it did. Meanwhile, a negligent act, negligent error, or negligent omission clause is much more restrictive policy, which will deny coverage in lawsuits alleging a non-negligent error or omission. इसको आप skip करो, इसमें आप सिर्फ इतना देखना है, हाँ, worded more tightly than others.
ये स्किप करो। ये 5 पॉइंट किसके हो गए? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या दिया हेडिंग? जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्सेस प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्या दिया? जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, लाइक इट नेम सजेस्ट, कवर्स बिजनेसेस फ्रॉम फ्यू जनरल लॉसूट्स दैट एनी बिजनेस कुड फेस। तो ये किसको कवर कर रहा है? बिजनेस। वो किसको कवर कर रहा है? प्रोफेशनल्स को। ये बिजनेसेस को कवर कर रहा है। इन अ नटशेल, it kicks in when a third party, anyone who doesn't work for a company, sues business over bodily injuries they incurred on commercial premises, damage caused to their property, advertising injuries, slander, libel, misappropriation, copyright infringement. ये क्या है? जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर आता है। जो हमने कहा था ना, मैंने कहा था फेयर एंड लवली की क्रीम 1 करोड़ का या 5 करोड़ का इनाम था, इसके वजह से स्यू कर दिया। फिर वो भी आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो एक ऐसा था, इन्फ्लुएंजा नाम का बीमारी किसी को होगा नहीं। अगर वो कार्बोलिक स्मोक बॉल कहते हुए प्रोडक्ट था, स्मोक बॉल प्रोडक्ट, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, उन्होंने कहा ये स्मोक बॉल प्रोडक्ट जो खाए पी मतलब कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। वो कार्लिल ने, मिसेस कार्लिल ने उसे ले लिया, खरीद लिया, कंज्यूम किया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उन्होंने कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया। जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस जिसमें क्या दिया? किक्स इन व्हेन अ थर्ड पार्टी स्यूज बिजनेस। किसकी वजह से? बॉडीली इंजुरीज, damages to property and advertising injuries. General liability insurance pays for legal expenses, lawyers' fees, court cost and settlement or judgments. Again, any small business owner, no matter their industry or size of their business, can face these claims. That's why many consider this policy to be the keystone of a business protection plan. Professional liability insurance, ACA दिया, ACA मतलब like errors and omission insurance और malpractice insurance, malpractice insurance और एक नाम प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस, मेडिकल malpractice था, ई malpractice इंश्योरेंस. Also lives up to its moniker. It covers, its coverage focuses specialty on lawsuits that stem from professional services. Though this policy is especially important for service providers to carry, most small business owners can benefit from its coverage. That is because professional liability insurance shields from third-party lawsuits alleging providing negligent professional services, failing to uphold contractual promises, providing incomplete or shoddy work, making mistakes or omissions. These torts are among the most expensive any business owner can face. Professionals don't have to be at fault to be sued either. All it takes is one unhappy client to name such business in a lawsuit to try to recoup the losses they incurred because of work. The professional liability policy ensures that professionals won't be on the hook for legal expenses regardless of whether the claim holds water. कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस मैंने ब्रैकेट में डाला उसका मतलब क्या हुआ? उन्हें कोर्ट का खर्चा बेयर करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो क्लेम में सच्चाई हो, मतलब क्लेम जो करने वाला क्लाइंट है वाकई में क्लेम निकल आए, गलती इनकी है, तो भी कोर्ट का खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। वेदर द क्लेम होल्ड्स वाटर, मतलब कि वाकई में उसमें सच्चाई रहा तो भी खर्चा यही करेंगी इंश्योरेंस कंपनी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, ये उसका मतलब हो। हम मतलब इंश्योरेंस कंपनी। तो तुम बाद में आओगे मेरे पास, टाइम पास कर रहा हूँ, समझता है, चलता है। मेरा मक्की ऐसा ही कुछ हुआ ना, उसका एक डायलॉग है, काम चलता है, इंडिया है, सब चलता है, ऐसा कुछ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता उसके बाद, वो हर बार ऐसा कुछ हुआ, इंडिया है, सब चलता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसा क्यों बोलता है? तो इंडिया है, सब चलता है। अब ये जनरल लायबिलिटी एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस दिया है, वेदर दे कवर सेम क्लेम्स, तो डिफरेंस है। इन शॉर्ट, बोथ पॉलिसीज कवर सर्टेन लायबिलिटीज बट दे डोंट कवर द सेम लायबिलिटीज। हियर इज हाउ जनरल एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आर अलाइक, आर डिसलाइक या लाइक। Both policies deal with unavoidable liabilities. It is an unfortunate fact of being a small business owner. You have a target on your back. In fact, small business owners bear the brunt of civil torts cost in this country. रामायण की कुछ जरूरत है क्या?
Your general liability and professional liability policies work together to mitigate your expenses when accidents and oversights land you in legal trouble. तो हम कहते हैं, तो वो कहते हैं भैया दोनों पॉलिसीज क्या करते हैं, अनअवॉइडेबल लायबिलिटीज के साथ डील करते हैं. तो ये सिमिलरिटीज हुए दोनों के. करेक्ट. Either policy may be required by client contracts. Construction contractors, don't be surprised if the general contractor requires you to carry your own general liability and workers' compensation insurance coverage. Similarly, big contracted projects may mean that IT consultants, for example, need professional liability coverage to address potential lawsuits. So, similarity क्या है? Client contracts में दोनों का coverage होगा. Contrasting general liability and professional liability, दोनों में differences. General liability and professional liability insurance cover different risk exposures. Only general liability can spare your business from lawsuits or a visitor slipping and falling on your commercial property. And only professional liability insurance can shield you from the high cost of alleged professional mistakes that cause a third party financial losses. तो ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस के लिए क्या है, प्रोफेशनल लायबिलिटी. ना फर्क समझना, ये जो दिया जनरल लायबिलिटीज के एग्जांपल दे रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल जो वहां पर दिया है ना. प्राइड पर्पल कहते हुए कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, प्राइड पर्पल पुणे में. प्राइड बस नहीं, हाँ, बट प्राइड पर्पल कंस्ट्रक्शन ग्रुप है. बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट कहते हैं पुणे में एक जगह है, कभी गए हो बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट? काफी क्राउड आपके ऐसा जो यंग ब्लड होता है वो उधर जाता ही है जनरली. बाने एरिया में बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट. उस बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट के मेन चौक में प्राइड पर्पल का एक प्रोजेक्ट चल रहा था. आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के वक्त एक जो डेली वेज अर्नर होता है ना, डेली वेज अर्नर जो मजदूर होता है, एक मजदूर, लिफ्ट होती है, लिफ्ट बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन की लिफ्ट होती है. एक मजदूर की लिफ्ट अचानक से छूट गई रास्ते में, तो गिरने की मौत हो गई. अब ये जो हुआ, इसमें प्राइड पर्पल कंस्ट्रक्शन ग्रुप के जो एमडी थे, एमडी एंड सीईओ, वो उस जगह पे थे क्या? नहीं. बट ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन टू जेल फॉर नॉट टेकिंग proper safety and precautionary measures at the construction site. What they have said, only general liability can spare your businesses from lawsuits or a visitor sleeping and falling on your commercial property. ये तो मजदूर के साथ हुआ था. वो ऐसे ही इंसिडेंट्स आपने रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अगर पढ़ा है जय जेल में, तो उसमें एक व्यक्ति दिल्ली के जू में, दिल्ली जू देखने गया. थोड़ा मेंटली रिटार्डेड पर्सन था, और दिल्ली में जो जू था, दिल्ली जू, वो उसमें सारे एनिमल्स ऐसे नीचे जमीन के अंदर गड्ढा करके रखे हुए थे. मतलब यू कैन वॉच फ्रॉम देम. कोई केज नहीं था, गड्ढा था, गड्ढा करके आप ऊपर से देख सकते हैं एनिमल्स को. लायन का भी वैसे ही डेन था, टाइगर एंड लायन. और ये बंदा थोड़ा मेंटल रिटार्डेड था. जगह जगह पे होर्डिंग्स थे, डोंट गेट डाउन, वाइल्ड एनिमल्स आर देयर. इसने ठीक से पढ़ा नहीं, उसको टाइगर के उधर टाइगर दिखा ही नहीं, ये उतर गया नीचे, और टाइगर के डेन के उधर अंदर जाके देख रहा टाइगर है क्या. उसने पकड़ लिया, उसे मार दिया. नाउ उसके फैमिली मेंबर्स ने दिल्ली जू अथॉरिटीज के ऊपर क्लेम कर दिया फॉर कॉम्पेंसेशन, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए थे. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर वो एग्जांपल मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ. तो वहां पर गलती किसकी थी? उस पर्सन की. अगर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो दिल्ली जू के अंदर, दिल्ली जू के अंडर में आता था, उन्होंने जगह जगह पे होर्डिंग्स लगाए थे, उसका प्रॉपर उन्होंने क्या किया था, डिस्क्लोजर्स किए थे, वार्निंग्स दिए थे, इसके बावजूद अगर आपसे कोई अनहोनी या घटना घट गई तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होती. इसलिए आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, वहां पे वार्निंग का सिंबल, डू नॉट टच 440 वोल्ट ऐसा लिखा होता है. फिर भी कुछ जो लोग जाके टच करते और भी बोलोगे तुम जिम्मेदार हो, ऐसे थोड़ी चलेगा. सो ये जो वहां पर वार्निंग सिग्नल्स दिए हैं, वो किस लिए दिए? जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. कुछ हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो व्हाट दे आर सेइंग, जनरल लायबिलिटी में वो कवर होगा, वेयर एज प्रोफेशनल लायबिलिटी में क्या कवर्ड होगा? थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस. थर्ड पार्टी फाइनेंशियल, मतलब थर्ड पार्टी को आपकी वजह से होने वाला जो फाइनेंशियल लॉस है वो आपका प्रोफेशनल लायबिलिटी में कवर होगा. वेयर एज जनरल लायबिलिटी में आपका क्या दिया है? लॉ सूट्स
मतलब कोर्ट एक्सपेंसेस ना, इसमें कोर्ट एक्सपेंसेस के साथ साथ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। अरे बोलो ना भाई, किसमें? प्रोफेशनल लायबिलिटी में। सब लोग है ना मेरे साथ? आगे फिजिकल डैमेजेस वर्सेस, जिसकी हम बात कर रहे थे। समटाइम्स अ जनरल लायबिलिटी पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स कंप्लीटेड operations liability insurance, a coverage that benefits construction professionals, manufacturers, retailers, and more. This coverage protects the insured from lawsuits of finished work that physically harms someone. Though this may seem to be the domain of professional liability, physical damage is the dividing line. Professional liability insurance concerns itself with lawsuits over financial loss that result from someone's products or services. तो someone's products or services की वजह से जो लॉस हो रहा है फाइनेंशियल लॉस, और दिस कवर्स फिजिकल डैमेजेस, फिजिकल डैमेज, फाइनेंशियल डैमेजेस, लीगल एक्सपेंसेस और लॉ सूट्स, एंड दिस कवर्स, बोलो, लॉ सूट्स के साथ साथ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस, हाई कॉस्ट दिया ना, शील्ड यू फ्रॉम हाई कॉस्ट ऑफ alleged प्रोफेशनल मिस्टेक्स दैट कॉज अ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉस। अरे बोलो ना भाई, difference between professional liability and general liability, similarities between professional liability and general liability। similarities में क्या आएगा? दोनों में unavoidable liabilities कवर होती है, दोनों पॉलिसीज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हो जाती है, दोनों में सिमिलरिटीज है। गिव यू 1 मिनट, आपके नोट्स में आ जाओ, नोट्स में वहां पर जो दिया है प्रोफेशनल लायबिलिटी का पार्ट मैंने जो लिख कर दिया है, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल लायबिलिटी, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, उन दोनों में डिफरेंस वो सब कुछ यहाँ पेज नंबर 146-97 यहाँ तक पढ़ लो, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर। कुछ पॉइंट नहीं समझा तो पूछो मुझे प्लीज। मॉडल के साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिया नोट दे रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सको, देख सको। सबको कंप्लीट करने दो, डिस्कस एट द एंड। किसमें? हाँ, फिजिकल डैमेज इज द डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग लाइन मतलब क्या, तुम्हारा जो क्या है, हार्म, लॉ सूट्स है ना, प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड फ्रॉम लॉ सूट्स कवर्ड और फिनिश्ड वर्क दैट फिजिकली हार्म समवन। लॉ सूट्स प्रोफेशनल लायबिलिटी में भी कवर्ड है, जनरल लायबिलिटी में भी कवर है, बट दोनों में फर्क क्या है? तो उन्होंने दिया है जो जनरल लायबिलिटी है उसमें फिजिकल डैमेज कवर्ड है, और जो प्रोफेशनल लायबिलिटी है उसमें फाइनेंशियल लॉस कवर्ड है। तो फिजिकल डैमेज इज द डिवाइडिंग लाइन, दोनों में लॉ कॉस्ट कवर्ड है, लीगल एक्सपेंसेस कवर्ड है, बट दोनों में लीगल एक्सपेंसेस कौन से कवर्ड है? उसमें फिजिकल डैमेज के लीगल एक्सपेंसेस कवर्ड है, इसमें फाइनेंशियल लॉस के लीगल एक्सपेंसेस कवर्ड है। समझा? चीजें बहुत बहुत रिपीट की है, बहुत रिपीट की है उन्होंने चीजें। कल मतलब, कल मतलब क्या? मतलब आपको ये केस स्टडीज पढ़ने हैं ना, कौन से? क्राइसिस मैनेजमेंट के, हाँ तो किस पे बता रहे तुम?
मैंने बताया, मैंने तीनों का एग्जांपल दिया था। ये केस स्टडीज ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट में ना, ओन अप टू, आउट फ्रंट, आउट साइड, ये तीनों जो है ना, कोको कोला कंपनी का जो केस स्टडी तुम पढ़ोगे ना, कोको कोला का जो हमने पढ़ा पीआर में, उसके अंदर के ये मॉरल्स है, मॉरल्स। तो ये जो भी 7 पॉइंट्स है ना, जो वहां पर केस स्टडीज दिए आपको, फेसबुक से लेकर कोको कोला तक के, उन हर एक केस स्टडी में मॉरल दिया है, मॉरल। उस मॉरल को यहाँ पे लिखा है मैंने। हर एक केस स्टडी का जो मॉरल है ना, वो मॉरल इन 7 पॉइंट्स में कवर्ड है। तो जब वो केस स्टडीज आप पढ़ोगे, आप अपने आप इन 7 पॉइंट्स को उससे लिंक कर पाओगे। मैंने कहा ना, विल बी डिस्कसिंग इट, डोंट वरी। अभी हम इसके ऊपर है, प्रोफेशनल लायबिलिटी और जनरल लायबिलिटी, इन दोनों में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों समझना जरूरी। सिमिलरिटीज का पार्ट अल से वहां पर हमने सिर्फ डिफरेंसेस वाला पार्ट दिया है, तो आई रिक्वेस्ट यू, क्लासरूम नोट्स में वहीं पर पेज नंबर 96 है ना, 145 96, वहां पे नीचे जगह है ना, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस अकायरस, नीचे जगह है ना, वहां पर आप लिखो सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज बिटवीन प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। समझा क्या आपको? क्योंकि आपको क्वेश्चन डिसमिलरिटीज के साथ साथ सिमिलरिटीज पर भी आ सकता है। Similarities between professional liability and general liability insurance. उसमें लिखो point number 1, both policies deal with unavoidable liabilities point number 2, both policies work together to mitigate expenses, worked together to mitigate expenses in case of legal trouble, number 3, both policies may be required by client contracts ये 3 सिमिलरिटीज दिए मैंने आपको, भले वहां पे 2 दिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में 2 कवर करके दिया हुआ है। क्लियर है? डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस देखा है? पहला में फर्स्ट डिफरेंस क्या दिया है? डिफरेंट रिस्क एक्सपोजर्स है, इट कवर्स डिफरेंट रिस्क एक्सपोजर्स है। यहां पे क्या है? फर्स्ट इसमें लीगल लॉ सूट्स कवर कर रहा है, यहां पे हाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस है। देन दिस कवर्स फिजिकल डैमेज, इट कवर्स फाइनेंशियल डैमेज। क्लियर है? अरे बोलो ना भाई। हाँ तुम कुछ बोल रहे थे भावेश, कवर हो गया, क्लियर। एनीथिंग एल्स? किसी को पूछना है? आरती? कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लियर है? मनाली का दिख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा? कुछ तो करो ना इसके लिए। लेक्चर सुबह लेके फिर 6 बजे इस साइड में बैठ जाओ, थोड़ी जगह चेंज करो, कुछ तो शिफ्ट करो। हाँ तो मैंने ये नहीं बोला कि इधर ही बैठो, फर्स्ट बेंच इधर भी है, यहां पर भी फर्स्ट बेंच है, और तुम थर्ड बेंच पे बैठी वैसे भी। ठीक है, मेरा बोला सुना, बट 50% सुना। हाँ ऐसा हो सकता है आगे के 2 वालों को गायब किया, चल बाजू में हो, मेरे को आगे रहना है, फिर बात अलग है। तुम्हारे ऐसे क्लास में दादागिरी कौन करता है सबके ऊपर? नंदी कुछ भी हुआ कि नंदिनी बिल फाड़ते और तुम देती बिल? देखो तुम
झगड़ा नहीं करती इसलिए सब तुम्हारे नाम से बिल फाड़ते हैं। सिमरन के नाम से फाड़ता है कोई बिल? उसकी खैर नहीं। और ओमकार गांव भेज देगा तुरंत तुमको, बिल फाड़ो उसके नाम से। आज तनाया नहीं है, बीमार है। सबकी खबर पूर्णिमा के पास। तो तुम्हारी नहीं है? अरे तो क्लास में कोई भी अगर नहीं है तो पूर्णिमा बता देगी क्यों नहीं है। पूर्णिमा अगर खुद भी नहीं है तो मैसेज कर देगी क्यों नहीं है। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? इसके मन में यहां पे बैठे बैठे इतना खुश हो रहा है अंदर से। और अभिनंदन बोलता है बेचारा, सर प्लीज पढ़ाओ ना। देख भाई, आज का टारगेट खत्म होने आया है इसलिए टाइम पास कर रहा हूं। हाँ, तुझे तो दिक्कत कोई होती नहीं, मुझे पता है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस का नाम एक ही है, बट प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस का नाम एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस, माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, मेडिकल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, अलग अलग नाम से भूलना नहीं है। एरर ओमिशन इंश्योरेंस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट है। एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस जनरली एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस कवर्ड होता है। देन जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस covers, we can say, physical damages and lawsuits arising from damage or injury caused to a person, third party. Professional liability insurance covers financial damage, or we can say cost associated with financial losses to third parties, and it covers financial damages. प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये हम एक प्रोफेशनल की बात की। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस जैसा एक और इंश्योरेंस है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल सर, देन प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या फर्क है? नाउ अंडरस्टैंड। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस विल बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस will be taken by the organization in which the individual works. क्या बता रहा हूं मैं? Professional indemnity insurance will be taken by the organization in which the individual works. जिसमें professional liability insurance में वो professional cover होगा, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस में वो प्रोफेशनल के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो कंपनी हो या कोई फर्म हो, वो भी कवर होगी। जो मैंने कहा, एक हॉस्पिटल ने अपने डॉक्टर के लिए जो इंश्योरेंस निकाला वो प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस था, बट डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस के वक्त अपने क्लिनिक में जो अपने लिए इंश्योरेंस निकाला वो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस था। फर्क समझ रहे सबको? रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के अंदर वो प्रोफेशनल के साथ साथ कौन कवर्ड है? वो ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है। दोनों इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस हो या प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस हो, किस लिए? For lawsuits and financial losses arising or claims from third parties. आपकी नोट्स में ही वहां पर जो दिया प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, वो पार्ट, एक सेकंड, डायरेक्टली सब एक्सक्लूजन दिया, सॉरी। तो मॉडल में पहले आओ, यहां पर जो दिया स्क्रीन पर देख लेते, क्या दिया? प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस टिपिकली फॉर organizations that provide consultation or any professional service to its clients. Professional indemnity insurance covers claims made by the businesses in case their clients have sued them for making them endure any significant financial loss due to their advices and services. फर्क समझ रहे हैं ना? Businesses. Professional indemnity insurance में देखो, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो बिजनेस हो गया ना, हॉस्पिटल कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो हॉस्पिटल बिजनेस कर रहा है, तो हॉस्पिटल को प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस में वो बिजनेस कवर्ड होगा। आगे दिया प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस आल्सो नोन एज प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड आल्सो एज एरर एंड ओमिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। रिश्ता वही, सोच भी वही है। नहीं, सोच भी वही है।
It is a type of liability insurance that works to protect businesses and individuals who provide consultation and services with the compensation of full and hefty cost arising from loss that have caused to their client. The coverage provided by insurance company focuses on the alleged failure of the service delivery by the company which has led to the financial loss due to errors or omission in the service or consultation. सब लोग समझ रहे ना? तो कंपनी निकालेगी तो क्या निकालेगी? प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस, और प्रोफेशनल निकालेगा तो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस. The insurance company handles the confidential data of its clients and their intellectual property to analyze before it provides consultation and required services. Keeping in mind the confidentiality of such information, it becomes very important for a business to take up professional indemnity insurance or professional liability insurance. Some companies seek business with consultation, and service providers demand that the individuals or businesses need to be covered by professional indemnity insurance. This is in order to lower the risk of not getting compensated for the losses caused by businesses during the tenure of the service. Story वही repeat की. Some individuals or organizations that need to have such insurance are accountants, financial advisors, healthcare professionals, solicitors, architects, chartered accountants, chartered surveyors, etc. 2-3 नाम नए ऐड डाल दिए प्रोफेशनल के. हमने पहले क्या पढ़ा था? उसमें पहले भी पढ़ा था ना, इन सेम लॉयर्स पढ़ा था, डॉक्टर्स पढ़ा था, फिजिशियंस पढ़ा था, इंजीनियर. अभी यहाँ पर उन्होंने आर्किटेक्ट्स डाल दिया, सॉलिसिटर्स डाल दिया. ऐसा most organizations decide to take up professional indemnity insurance keeping in mind their own protection against coughing up a large sum of money in case they have caused their clients a huge loss due to their own mistakes and have to compensate for that amount. It does not matter if you share a good business relationship or bond with your clients. A mistake that may lead to a financial loss will disrupt the peace between you and your clients. Therefore, it is very important to take up professional liability insurance for the protection. सारा रामायण देर कुछ भी मतलब नहीं इसका, मैं बता रहा हूँ. This insurance policy is based on claims that are made. It means that professional indemnity insurance policy will only cover the claims that are made during the tenure of policy. You already covered it. हमने जो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में 4 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें पॉलिसी पीरियड के दौरान की क्लेम आएंगे, वही बात दी ना उन्होंने, नया कुछ नहीं दे रहे हो. सो मेक श्योर यू गेट योर रिन्यूअल्स डन ऑन टाइम. क्या बात है. Also, any financial loss due to a false advice, the negligence or the faulty analysis will only be covered if those mistakes were made during the tenure of the insurance policy. पता ही नहीं था हमको. Claims made before or after the policy will not be covered. हालांकि ये retroactive date होता है. Some insurance company has a retroactive date. The retroactive date period is a period or number of days before the actual date of inception of the professional indemnity insurance policy. They might cover the claims made during the policy tenure, but the event or incident that caused the significant financial loss happened before the period. So events happened during the retroactive period could be claimed if the claim is made during the tenure of the insurance policy. ये तो हमको भी पता है भाई, tenure के दौरान ही होना चाहिए. Mistakes are inevitable and can happen anytime in business. Professional indemnity insurance will be there by carrying the burden of the monetary compensation that is given to the clients by the organization. Such a policy is taken up by the following businesses and individuals: consultants, brokers, agents, notary public, brokers from real estate, architects, insurance agent, landscape architects, appraisers, management consultant, third-party business administration, IT, information service providers, attorneys, quality control specialists, engineers, non-destructive testing analysts. कुछ जरूरत थी इनके नाम देने की. There are also some specific errors and omission policies designed for software developers, website developers, home inspectors, etc. Professional indemnity insurance is the safety net that protects you if your practice risk management strategies fail. If a client or third party is unhappy with your advice, they may hold you, their accountant, legally responsible and make a claim for economic loss. Company secretaries and accountant can also be found liable for breach of contract, negligence or breach of statutes such as misleading and deceptive conduct in consumer protection laws. Professional indemnity insurance will assist with protecting a professional personally, their employees and their business against claims. लगता नहीं आपको वही बात दे रहे हो वापस. The policy will indemnify the insured in respect of errors and or omissions on behalf of self and employees covered in the policy, partners while rendering professional services. The policy pays other parties for damages for which professionals are legally liable to pay as a result of negligent act, errors or omissions in the performance of professional services, including defense costs, court attendance fees, etc. The insurance company has an obligation to defend professionals against such claims, even if the allegations ultimately are determined to be false or groundless. Below are some exclusions under the professional indemnity policy copy. मतलब प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस के अंदर कुछ बातें ऐसे हैं जो कवर्ड नहीं है. पहला क्या दिया?
व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी? कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, आपने अगर कभी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से स्पेसिफाइड है, कभी आपने अगर इस तरह के लिए कपड़े दिए, वो जो स्टेट मिली उसके पीछे लिखा है फॉर एनी लॉस आवर लायबिलिटी विल बी रुपीज 500 ओनली। अरे हम ड्राई क्लीन के लिए जब कपड़े देते हैं और वो जो ड्राई क्लीनर है वो आपको जो रिसीट देता है, उस रिसीट के पीछे लिखा है पहले सी द इंस्ट्रक्शंस ऑन द बैक साइड में लिखा है फॉर एनी लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस टू द क्लॉस आवर लायबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 500। तो ऐसे केस में तुमको अगर 50,000 का नुकसान हुआ, तुम्हारी साड़ी 50,000 की थी, वो 500 रुपये ही देगा तुमको। इट इज कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी स्पेसिफाइड ऑलरेडी, समझ रहा है क्या? तो वो उसमें कवर नहीं होगा, किसमें? प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस में, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है ना। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है वो प्रोफेशनल इंडिविजुअल में आएगा ना। एक पेशेंट हॉस्पिटल में गया ऑपरेशन थिएटर के लिए, तो पहले वो डॉक्टर कहते हैं ना आके साइन करो। क्यों कहते हैं? बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट करा के लेते हैं कि कल को ऑपरेशन करते वक्त अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो जिम्मेदार डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होगा, वरना आप उनके ऊपर क्लेम कर दोगे। तो वो आपसे जो साइन करा के लेते वो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से बचा लेते ना, समझ रहे हो क्या आप? हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया बट ऑपरेशन में निग्लिजेंस साबित हुआ, फिर तुम डॉक्टर पे केस कर रहे हो। हाँ, तो निग्लिजेंस से मर भी गया तो फाइनेंशियल लॉस तो रिकवर कर सकते ना। मर भी गया, यू हैव टू प्रूव, यू कैन जस्ट आर्ग्यू इन द कोर्ट। जब आप कोर्ट में बताओगे निग्लिजेंस हुआ, यू हैव टू शो एविडेंसेस हाउ निग्लिजेंस टुक प्लेस, देयर आर प्रूफ्स टू बी गिवन। ऐसे तो कोई भी डॉक्टर के ऊपर नेग्लिजेंस का केस करके पैसे लेगा, ऐसे नहीं होता भाई। एनीवेज, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी वो कवर्ड नहीं है। लॉस अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ एक्चुअल अलेज और थ्रेटन्ड डिस्चार्ज, डिस्पर्सल, रिलीज, सीपेज और एस्केप ऑफ पोल्यूटेंट्स। चिमनी से निकलता है ना धुआं, तो आपने वो इनहेल कर लिया, तो ये उस वजह से आप उन पर क्लेम नहीं कर सकते, वो इसमें कवर्ड नहीं होगा। एनी क्लेम बेस्ड अपॉन अराइजिंग आउट ऑफ और एट्रिब्यूटल टू इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ऑफ एनी इंश्योर्ड, एनी क्लेम बेस्ड अपॉन अराइजिंग आउट ऑफ एट्रिब्यूटल टू एनी वारंटी, गारंटी और एस्टिमेट विद रिस्पेक्ट टू फीस, कॉस्ट, क्वांटिटीज, ड्यूरेशन और डेट ऑफ कंप्लीशन। ये स्पेसिफिक है ना। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस है इट इज नॉन स्पेसिफिक, वो अराइजेस ड्यू टू एरर्स, ओमिशंस और निग्लिजेंस। ये जो सारे हैं ना वो स्पेसिफिक है। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी स्पेसिफिक है, एस्केप ऑफ पोल्यूटेंट्स, उसके बाद इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, वारंटी, गारंटी विद रिस्पेक्ट टू फीस, क्वांटिटीज, ड्यूरेशन और डेट ऑफ कंप्लीशन, ये स्पेसिफिक चीज को लेकर है, इसलिए वो प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होगा। इसका अलग से आपको क्या कहते हैं उसे, कवरेज, इसका अलग से आपको पे करना पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पेंसेट नहीं करी। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने जो सर्विस प्रोवाइड की, उस सर्विस का जो वारंटी पीरियड था, उस वारंटी पीरियड के दौरान उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ खराबी हो गई, कुछ हो गई, तो ऐसे केस में उस कस्टमर ने कंपनी पर क्लेम कर दिया, वारंटी पीरियड के दौरान कंपनी का फर्ज था उसे सर्विस देना, कंपनी ने प्रोडक्ट बदल के दिया। सैमसंग का फोन आपका खराब हो गया और वारंटी पीरियड में था, 3 महीना हुआ था, आप सर्विस सेंटर पर गए, फोन डेड निकल गया, तो कंपनी ने वो बदल कर दिया। अब कंपनी इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं लेगी बिकॉज वो वारंटी पीरियड के दौरान था। समझ रहे आप बात को? तो वो कह रहे हैं वारंटीज, गारंटीज, एस्टिमेट विद रिस्पेक्ट टू फीस, कॉस्ट, क्वांटिटीज और डेट ऑफ कंप्लीशन, ये इसमें कवर्ड नहीं है। प्रोफेशनल इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या कवर्ड नहीं है वो देखो, ये 4 बातें। क्वेश्चन इसको लेकर आ सकता है, प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो वही 4 पॉइंट लिखने की जो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में हमने पढ़ा है, सिर्फ इसमें ऐड क्या करने का, ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोफेशनल। अरे बोलो ना, बाकी सब सेम है, समझ लो ना भाई। प्लीज आपके नोट्स में वहां पर जो दिया ना प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस, वहां पर पहले उसका डेफिनेशन, मीनिंग लिख लो, फिर नीचे सब एक्सक्लूजन दिए, मैं डिक्टेट करो, वहां पे मीनिंग लिख लो, ऊपर लिख लो, कहीं पर भी लिखो वहां पर PI मतलब प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस। PI
insurance is a type of business insurance that covers claims made by the businesses, that covers claims made by the businesses in case their clients have sued them for any significant financial loss due to the advice and service of professionals due to the advice and service of the professionals working for the businesses. समझा क्या? प्रोफेशनल्स वर्किंग फॉर द बिजनेसेस. क्लियर है? फिर आपके नोट्स में जो कौन से कवर्ड नहीं है वो 4 तरह के क्लेम्स वहां पर दिए. देखो ना वो चारों क्लेम्स जो हमने पढ़े वही दिए ना वहां पर. ठीक है. तो आज के सेशन में अभी हमने क्या पढ़ा है? वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज क्राइसिस मैनेजमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केस स्टडीज ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट विच विल बी स्टडिंग बैक एट होम टुडे. उनके 7 मॉडल्स मैंने आपको वहां पर पढ़ के बताए थे. फिर हम लोगों ने प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में समझा. उसी में एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस आता है, माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस आता है, मेडिकल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस आता है, प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस आता है. जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में देखा. दोनों में प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस में क्या सिमिलरिटीज है वो देखा, क्या डिससिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है वो देखा. क्लियर है? अल से जो अगला एक्सक्लूजन्स ऑफ प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो ही लिखना है आपको. वो एक्सक्लूजन्स चारों क्लियर हैं सबको? मैं आपको बताता अभी अगला सेशन जो होगा ना उसमें ये D&O पॉलिसी जो किसके से प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस जैसा, ये फर्क क्या है ये कंपनीज में होगा. D&O पॉलिसी हम देखेंगे स्पेसिफिक, जनरल एंड स्पेसिफिक. D&O पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद अगला सेशन ERM, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ बोर्ड. यस, और साइड यहां तक देखेंगे हम. ओनली टिल दिस पेज नंबर 148. अगला सेशन पेज नंबर 148 का होगा. एंड केस स्टडीज जो आपने पढ़ी है, केस स्टडीज जो आपने पढ़ी उसको लेके डिस्कशन करेंगे हम, केस स्टडीज के मॉडल्स. मे बी इस चैप्टर को मेरे हिसाब से 3 लेक्चर और लगने चाहिए, 3 लेक्चर मिनिमम, विच इज मोर. ठीक है.